सोशल मीडिया जो आती है, जो इनको बताती है कि ये ईजा पिज्जा खा रहे हैं, वो भी खा के जाती है और अपने चैनल में जाकर जिस तरीके से दिखाती है कि किसान यहाँ मजा मस्ती कर रहा है, बता दिया गया ये आतंकवादी है, नस्लाइट है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। ऐसा कोई चीज नहीं था जिसको बोलकर ये लोगों ने संबोधित नहीं किया। आज किसान जो है अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर चुम्मा चाटी करता है तो यही किसान अच्छे हो जाते हैं। 1000 से ज्यादा बड़े बड़े गोदाम है अदानी अंबानी के। ये इसकी रचना, इस कानून की रचना 2 साल पहले हो चुकी थी। गाय का गोबर भर भर के ले जाए और मोदी जी के घर में, अमित शाह के घर में, तोमर के घर में, भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता है सबके घर में गोबर बिखरा के आ जाए और बोले कि गोबर से फलाना लाभ है, ढिकाना लाभ है, ये लाभ है, फेन लाभ है, गोबर रखने से ये होता है, वो होता है। हम भी 50 तरह के लाभ गिना देंगे गोबर का, क्या वो रख लेंगे? पूछता हूं भाई, रख लेंगे क्या? ऑन एयर वेख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ कोलकाता तो आए ने, हेमंत तोसावर जी मौजूद ने। तोसावर जी आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं कोलकाता से हेमंत तोसावर। और अभी आपने एक सवाल किया था कि आप करते क्या हैं, तो मैं बताना चाहूँगा आपके सवाल के माध्यम से। देखिए, मैं किसान नहीं हूँ, किसान हमारा अन्नदाता है और उनका अन्न खाया हूँ, इसलिए मैं कर्जदाता हूँ। कर्जदाता होने के नाते मैं आज इस किसानों की इस आपदा में, इस घड़ी में, आपदा की घड़ी में मैं आज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ। और मैं आज से नहीं चल रहा हूँ, 12 दिसंबर से लेकर आज 22 जनवरी हो गई है, 2020 से लेके 22 तक मैं आज किसानों के साथ हूँ। एक बात आपको बताना चाहूँगा, मैं तो सिर्फ 5 दिन के लिए सोच के आया था कि चलो 12 तारीख को जा रहा हूँ, 5-6 दिन रुकूंगा, फिर अपने घर चला जाऊँगा। लेकिन सोचिए मैं आज 40-42 दिन तक रुक गया। तो जो हमारा किसान भाई यहाँ पर 6 महीना 5 महीना सोच कर आया है, तो वो तो 24 तक रुक जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जो कैंसर रूपी 3 काला कानून है, कैंसर रूपी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मानव में अगर कैंसर हो जाता है तो वो जो कैंसर नामी जो कीड़ा अगर मानव में हो जाता है तो वो लास्ट तक जाता है और आदमी को खत्म कर देता है। ना उसका कोई इलाज होता है और ना कोई उसकी दवा दारू है, सीधा सीधा बताता हूँ। इसी तरीके से जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ये कैंसर रूपी जो कानून पेला है किसानों के ऊपर डाल दिया है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। क्योंकि ये जो कानून है, ये कानून किसानों के लिए ही नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर देगा। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। जैसे मानव की रीढ़ की हड्डी होती है, अगर वो खराब हो जाए तो मानव खड़ा नहीं हो सकता, झुक जाता है। तो किसान अन्नदाता है, कृषि प्रधान देश है, तो किसान जो है हमारा अन्नदाता है। अन्नदाता होने के चलते क्या है, अगर इनकी रीढ़ की हड्डी अगर हिल गई और खराब हो गई तो देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं, पूरा देश डूब जाएगा और चौपट हो जाएगा पूरा देश। पूछिए, अगर कोई आपका सवाल हो तो पूछिए, कोई भी सवाल हो पूछिए। तो आप बोल रहे थे कि ये अन्नदाता है, किसान जो है अन्नदाता है और मैं हूँ कर्जदाता हूँ। पर जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो बोल रहे हैं कि हम तो पैसे लेके जो अन्न लेते हैं इनसे, ये कैसे अन्नदाता हुआ? वो तो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, एक बात बता देता हूं, पैसे देकर अन्न लेते हैं वो कैसे अन्नदाता हो गए? अच्छा, तो कृषि प्रधान देश कैसे बोल देते हैं आप? एक बात बता देता हूं आपको, ये जो बातें हैं बीजेपी के लोग जो है हमेशा कुछ ना कुछ, बीजेपी दलाल मीडिया और दल्ली मीडिया, गोदी मीडिया कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, इसी तरह से बक बक करती रहेगी। अन्नदाता अगर अन्न बनाना छोड़ दे, कार्य करना छोड़ दे, भैया वो भी चाहेंगे हमारी फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, हम भी धंधा करें, कोई ना कोई तरीके से हम भी इसका जो है किसी भी तरीके से हम कार्य करें, वो चाहेगा। ये अंदर मतलब क्या बोलते हैं कि बीजेपी इसको कुचलना ही चाहेगी, ऐसा नहीं है। और ये इसका कोई जवाब नहीं होता, ये तो फालतू जवाब है कि हम पैसा देके खरीदा जाता है। हर चीज पैसे से नहीं बिकती है। अगर अन्न बिक रहा है पैसे से तो वो उसका मेहनत का पैसा मिल रहा है, जो किसान होता है उसकी मेहनत का पैसा आप दे रहे हैं। एक दूसरी चीज ये बताऊंगा, यहाँ पर इतने बड़े लंगर लगा है, यहाँ पर जो लंगर लगा है यहाँ पर लाखों लोग डेली भोजन कर रहे हैं। सिर्फ खाली किसान भाई नहीं, अड़ोस पड़ोस अगल बगल दलाल दल्ली मीडिया बीजेपी के कार्यकर्ता माहौल क्या है देखने आते हैं और यहाँ खा पी के जाते हैं और पेट भर के जाते हैं और लेके भी जाते हैं। और दल्ली दलाल मीडिया जो आती है, जो इनको बताती है कि ये ईजा पिज्जा खा रहे हैं, वो भी खा के जाती है और अपने चैनल में जाकर जिस तरीके से दिखाती है कि किसान यहाँ मजा मस्ती कर रहा है। पूछिए, आपका कोई सवाल हो तो और पूछिए, मैं बता रहा हूँ। गोदी मीडिया की तुसी गल कर रहे हो, नेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं आपकी, ये वो खाती है वो खाती है। नेशनल मीडिया की बात बोल रही है कि
यहाँ बैठे लोग जो हैं वो खालिस्तानी हैं, उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, माओवादी हैं, राष्ट्र के खिलाफ हैं ये लोग, ये बोल रही है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपका क्या एक्सपीरियंस है? हमारी बात, ये जो जब किसान जो है जैसे ही आंदोलन स्टार्ट किया, उनको बता दिया गया ये आतंकवादी है, नस्लाइट है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। ऐसा कोई चीज नहीं था जिसको बोल के ये लोगों ने संबोधित नहीं किया। हर बार संबोधित किया, किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई। किसानों को आपको बता देता हूं, इसी तरीके से आज किसान जो है अगर बीजेपी के साथ हाथ में आकर चुम्मा चाटी करता है तो यही किसान अच्छे हो जाते हैं। और आज जो किसान है, जो ये अंतर कानून रूपी काला कानून है, इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों को पता है कि ये जो कानून हमारे ऊपर लादा गया है, ये कारपोरेट की वजह से लादा गया है, अदानी अंबानी की वजह से लादा गया। अदानी और अंबानी का जो है 2000 से 1000 से ऊपर गोदाम कैसे आ गया? हरियाणा के ऊपर, पंजाब के अंदर, हरियाणा और पंजाब और बिहार के अंदर मिलाकर 1000 से ज्यादा बड़े बड़े गोदाम है अदानी अंबानी के। ये इसकी रचना, इस कानून की रचना 2 साल पहले हो चुकी थी। पहली बार ये कानून की रचना नहीं हुई थी, इससे 2 साल पहले से ही इन्होंने कानून की रचना कर दी थी। और उसके बाद कोरोना काल के अंदर तोमर ने, देखिए आप भी लॉकडाउन में थे, हम भी लॉकडाउन में थे, कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में किस आदमी से मीटिंग की? ये अदानी अंबानी में एसी में बैठकर ये कानून लाया गया और संसद में पास कराकर किसानों के ऊपर थोप दिया गया। आपको एक बात बताना चाहूंगा, मोदी जी ने कहा ना, तोमर ने कहा ना, बीजेपी सरकार अमित शाह ने कहा ना कि भैया ये कानून तो बहुत फायदेजनक है, किसानों को ये फलाना ढिकाना ये वो फायदा होगा, बोला ना भाई। तो मैं एक बात बोलता हूँ, किसान भाई को बोल दिया। आज मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको चैनल के माध्यम से उनको, कि मैं यहाँ किसान भाई 10, 20, 50 तो ट्रक ले जाए, गोबर भर के, गाय का गोबर भर भर के ले जाए और मोदी जी के घर में, अमित शाह के घर में, तोमर के घर में, भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं सबके घर में गोबर बिखरा के आ जाए और बोले कि गोबर से फलाना लाभ है, ढिकाना लाभ है, ये लाभ है, फेन लाभ है, गोबर रखने से ये होता है, वो होता है। हम भी 50 तरह के लाभ गिना देंगे गोबर का, क्या वो रख लेंगे? पूछता हूँ भाई, रख लेंगे क्या? नहीं रखेंगे। भाई लोग बोल रहे हैं नहीं रखेंगे। तो भैया ये गोबर रूपी कैंसर कानून आप हमारे ऊपर पेल रहे हैं, जब हम ये लेना ही नहीं चाहते हैं तो आप हमको क्यों दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? बेवकूफ बना रहे हैं क्या? मूर्ख बना रहे हैं भारत की जनता को? हमको नहीं चाहिए ये। जब आप गोबर नहीं रख सकते हैं, अपने घरों में बिखरा नहीं सकते हैं, तो हमको ये कैंसर रूपी कानून क्यों दे रहे हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से सबको बोलना चाहूंगा कि पहले भैया अपने गोबर रख लेंगे ना, अपने घर में चाहो तो बिखरा कर किसान भाई दे देंगे, रख लेंगे ना, तो हम ये कानून भी रख लेंगे। अगर वो नहीं रखेंगे तो हम भी नहीं रखेंगे। बीजेपी के जो पंजाब के अध्यक्ष हैं, उनके एक लीडर हैं पंजाब के, उनके घर के आगे ना कुछ लोगों ने गोबर फेंक दिया था। हाँ। उन नौजवानों पे ना 307 के पर्चे हुए, जानलेवा हमले के 307 के पर्चे दर्ज हुए। आज भी एनआईए की तरफ से पंजाब के कुछ नौजवानों पे नोटिस भेजे जा रहे हैं, एनआईए की तरफ से, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से किसान लीडर्स को जो है नोटिस भेजे जा रहे हैं। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या हो सकती है? सुनिए, सरकार की मंशा एकदम घटिया नीम से नहीं की है। गोबर फेंक दिया तो ऐसा लग रहा है जैसे एटम बम फेंक दिया हो। और एनआईए का जो कार्य है वो सरकार के जो पिट्टू बैठे हुए हैं वही जो है इनकी रिपोर्ट कर रहे हैं, यही उनकी खोजबीन कर रहे हैं, यही इनके ऊपर डंडा और रेत मार रहे हैं, ताकि विरोध जो हमारा किसान भाई है वो जागरूक हो चुका है। उन्होंने यह आंदोलन कोई साधारण आंदोलन है, ये तो इतना बड़ा आंदोलन है कि विश्व के मतलब पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में फैल दिया इस आंदोलन को। इतिहास का पन्ना बन गया, पन्ना छोड़िए, इतिहास का पूरा चैप्टर बन गया। अगर इसको लिखा जाएगा तो पूरी बुक, जो एक बुक होती है ना हिस्ट्री की, एक बुक लिखी जाएगी इसके ऊपर। क्योंकि 40 दिन के अंदर अगर आप एक एक दिन देखेंगे तो एक एक दिन का एक एक घंटा कीमती हो जाएगा। हालांकि ज्यादा दिन हो गया, मैं 40 दिन से इस आंदोलन को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लीड कर रहा हूँ। एक बात बोलूंगा, इन्होंने कहा आतंकवादी है, नस्लाइट है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। एक बात बताइए, मैं तो पूरा 40 दिन से घूम रहा हूं भैया, मेरे को तो आतंकवादी दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने बोला भाई साहब आतंकवादी कहाँ है, कहाँ रहते हैं? साला उसको आतंकवादी पहले दिन से दिखाई दे दिया। मैं 40 दिन से भ्रमण कर रहा हूँ, मोदी जी पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया, उनको व्यापारी नहीं मिला, लेकिन मैं 40 दिन से यहाँ पर आतंकवादी को खोज रहा हूँ। साला हमें आतंकवादी नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। साले उनको कहाँ से मिल जाता है? दलाल दिल्ली मीडिया, गोदी मीडिया को। देखिए सब मीडिया खराब नहीं होती है, सब मीडिया अच्छी भी होती है, लेकिन
ये गोदी मीडिया, दलाल मीडिया और बीजेपी के कार्यकर्ता और मोदी, अमित शाह वगैरह को कहाँ से ये आतंकवादी दिख जाते हैं। एक रागिनी ठाकुर है, वो बोलती है यहाँ गद्दार बैठे हैं, यहाँ पर आतंकवादी बैठे हैं। ये रागिनी ठाकुर साली जो इनार मिनार छिनार जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग करती है, घटिया प्रयोग करती है। ऐसे ही रागिनी ठाकुर को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि हम लोग पुरुष लोग तो उसकी इज्जत करेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि हम लोग वेश्या की भी इज्जत करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो किसानों की माता जी, बहन, पूरा परिवार जो महिला बैठी है वो जूतियां लेकर बैठी हुई है। जिस दिन रागिनी ठाकुर यहाँ आएगी तो उसका स्वागत जूतियों से किया जाएगा, चप्पलों से किया जाएगा। है हिम्मत तो आए, उसने घोषणा की है कि हम यहाँ आकर किसानों को हटा देंगे, हम यहाँ आकर किसानों को भगा देंगे। यही कपिल मिश्रा ने भी घोषणा की थी। कपिल मिश्रा को भी चैलेंज है, रागिनी ठाकुर और कपिल मिश्रा दोनों दुपट्टा बांध कर यहाँ आ जाए, पति पत्नी बनकर आ जाए, भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं, वो पति पत्नी बनकर आ जाए। हटाए किसानों को, है हिम्मत तो, उनके दम हो तो हटा के दिखा दे। हम लोग चैलेंज करते हैं, खुला चैलेंज करते हैं उसको। एक बात और बताना चाहूंगा, अरविंद गोस्वामी पूछता है भारत, अबे उसके ऊपर पूछता भारत नहीं है, थूकता है भारत। ये जो अरविंद गोस्वामी ने जिस तरीके से किसानों को बताया आतंकवादी, नस्लवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग, एक बात बताना चाहूंगा, सुधीर चौधरी, ये जी न्यूज और रजत शर्मा और गोबर पात्रा, ये चारों को मैं चैलेंज करता हूं कि ये चारों यहाँ आ जाए सिंधु बॉर्डर पर। नहीं, उसके डिबेट के अंदर जिस तरीके से वो डिबेट में लोगों को गोल गोल घुमाने की चक्री घुमाते हैं ना, नहीं आके उसकी धचिया, मैं चारों को चैलेंज करता हूँ, चारों आके बैठ जाए सामने, चारों के चारों। हेमंत तोसावर चैलेंज करता है, उसकी एक एक शब्द का खंडन ना कर दिया तो हेमंत तोसावर मेरा नाम नहीं। ये चारों को चैलेंज करता हूँ। मैं तो छोड़ो, मेरे किसान भाई भी उसकी एक एक शब्द का, एक एक लाइन को खंडन कर देंगे, इतना खंडन कर देंगे कि वो गिन नहीं पाएंगे। इसीलिए मारधार वाली नहीं, उसकी बातों का, जिस तरीके की वो बातें करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ वो चारों दल्ले, दलाल, दल्ली, गोदी मीडिया को, जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है। और ये बोल रहे हैं, जी न्यूज वाले बोल रहे हैं कि महिलाओं को छेड़ा जा रहा है, यहाँ पर महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है। तो ये जी न्यूज वाले को मैं बोल देना चाहता हूँ, कितना झूठ बोलते हैं, पूरे दुनिया में झूठ परोसा जा रहा है। यहाँ जो महिला आती है उसको कितना मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, गरिमा मिलती है। आती है, एक बार आती है, दोबारा आने का मौका मिले, कैसे मिले, मैं कैसे आऊँ, उसके मन में भाव ये रहता है। बेचारी को यहाँ आके लंगर में खाते हैं, लंगर वाले इतने प्रेम से खिलाते हैं, अपनी आंखों से देखा मैंने, तो उसको इतना मान मिलता है कि वो दोबारा, तिबारा, चौबारा, पंचबार, 10 बार आना चाहती है। एक रात्रि, 2 रात्रि यहाँ रुकना भी चाहती है। हालांकि महिलाओं की रुकने की भी व्यवस्था अच्छी है, नहीं क्या, रुकती भी है महिलाएं और आती जाती भी है। तो ये कहाँ से छेड़खानी हो रही है? छेड़खानी होती, बदमाशी होती, रेप होती तो आती महिला, नहीं आती ना। तो ये जो दलाल दल्ली मीडिया जी न्यूज ने बताया, गलत बताया। एक चीज और बताऊंगा, इसने कहा भैया किसान यहाँ पिज्जा खा रहा है, यहाँ क्या बोले ढिकाना खा रहा है, खीर खा रहा है, वो खा रहा है, हैन खा रहा है, तेन खा रहा है। तो बताना चाहूंगा, तो भैया एक बात बताइए, कपड़े की दुकान में जाएंगे तो साला कपड़ा मिलेगा ना, कुत्ता बिल्ली तो नहीं मिलेगा ना। आप आईडी लेने जाएंगे तो आईडी मिलेगा, मैं मोबाइल लेने जाऊंगा तो मोबाइल मिलेगा ना, कपड़ा तो नहीं मिलेगा ना। उसी तरीके से अगर हम किसान के पास आएंगे तो खाद्य पदार्थ मिलेगा, खाने को सामान मिलेगा, दूध मिलेगा, वहाँ पर क्या होता है, सब्जी मिलेगी, फल मिलेगा। अरे भैया किसान के घर में यही मिलेगा तो यही खाएंगे, गोबर थोड़ी खाएंगे, गोबर नहीं खाएंगे ना। तो ये सूट बूट लेने जाएंगे मोदी जी, सूट बूट और झूठ मूठ की जो सरकार है, तो मोदी जी को तो सूट बूट और झूठ मूठ की सरकार है तो उसको सूट बूट ही मिलेगा ना। तो उसी तरीके से मोदी जी को बता देना चाहता हूँ, दलाल दल्ली मीडिया को बताना चाहता हूँ कि किसान यहाँ आएगा तो यहाँ पर किसानों के पास खाने को मिलेगा। पूछिए कोई और सवाल हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। चलिए धन्यवाद। अरे एक बात और बतानी थी मेरे को आपके चैनल के माध्यम से, 150 किसान शहीद हो गए हैं, हम आपको बता रहे हैं। देखिए कितना दुख और तकलीफ होती है हृदय के अंदर। हमारे महंत जसवीर दास जी अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर, 22 किलो वजन घट गया है। उन्होंने घोषणा कर दी तंग आकर कि भैया हम अब जो है अगर 26 तारीख तक ये कानून रिटर्न नहीं होता है तो 29 को हम जो है आत्मदान दे देंगे संसद के सामने। कितना गुस्सा आ रखा है हमें। किसान मरने के लिए है, 150 किसान मर गए, लेकिन अब आत्मदान वाली नौबत कर दिए इन्होंने। इतना माइंड टॉर्चर कर दिया किसानों का कि किसानों की सोचने समझने की ताकत इस तरीके से ला दिया कि वो आत्मदान के लिए लग गए। और उसके बाद तो आत्मदान की तो झड़िया लग जाएगी, लोग तो पेट्रोल लेके आग लगा लेंगे अपने आप को इस कानून की वजह से। एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत की जनता को, किसान भाइयों को आह्वान करना चाहूंगा कि भाई उनको बचा ले, आत्मदान से नहीं होने वाला। ये सरकार साली सोती हुई सरकार है,
फालतू सरकार है, इसके सामने आत्मदान नहीं, इसको लात मार के उठाना चाहिए। देखिए सोते हुए को तो आप ऐसे उठा सकते हैं ना भाई, लेकिन जो आदमी जानबूझ के सोता है, जबरदस्ती सोता है, उसको आप हिलाएंगे डुलाएंगे तो नहीं उठेगा ना, उसको लात मार के उठाना चाहिए, लात मार के उठाना चाहिए। अगर वो लात मार के ना उठे तो साले को कब्रिस्तान और शमशान में फूंक देना चाहिए, ताकि उसको मालूम चले साले जानबूझ के सोने वाले को। उसी तरीके से ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार सो रही है, अगर ये ना उठी ना तो इसका लास्ट ऑप्शन कब्रिस्तान और वही है, शमशान और कब्रिस्तान। पूछे कोई और कोई सवाल हो तो। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ? देखिए मैं तो देखिए इसकी जड़ पकड़ना चाहता हूँ कि आखिर जड़ क्या है, क्योंकि हम जो है पेड़ की शाखें काट रहे हैं, पत्तियाँ काट रहे हैं, लेकिन जड़ जो है वो नहीं कट रही। देखिए सब जड़ काटने के लिए पहले तो ये भारत का संविधान, इस पर लिखा ही है भारत का संविधान, यानी पूरे देश के लोगों का संविधान, इस पर लिखा है हम भारत के लोग। मगर दूसरी तरफ ये लिखा है सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है, सतनाम वाहिगुरु। तो सतनाम तो जीते ही जीतेगा हर हालत में, सतनाम को तो कोई हरा ही नहीं सकता, चाहे कोई। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ? ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਜੂਗਾ। देखिए ये जो संविधान जो है, ये संविधान एक तो मैंने हाथ में लिया है और दूसरे ये लटकाया भी है पूरा का पूरा। अब आप कहेंगे जब ये तुम्हारे हाथ में था तो तुमने ये लगाया क्यों है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैं आपको बताऊं, ये जो संविधान जो है ये बहुत बहुत ही आदर्श पुस्तक है, जिस पर हमारी की जीवन शैली है, लेकिन इसकी डिक्शनरी की मतलबों से लोग अपना अपना इसका अर्थ निकालते हैं। इस संविधान में लिखा है बराबरी, सामाजिक आर्थिक राजनीति, बराबरी के साथ समानता सबके लिए। लेकिन मैं आपको जड़ पकड़ूं, आखिर जड़ क्या है? आखिर जब मैंने इसकी जड़ देखी तो पता लगा कि ये जो तीनों कानून जो कृषि मंत्री ने बनाए, उन्होंने सारे प्रदेश के कृषि मंत्रियों की बैठक नहीं करी, उनकी स्वीकृति नहीं ली। अब आई प्रधानमंत्री की बारी। जब ये बिल संसदीय कार्य मंत्री ने प्रधानमंत्री को दिखाया, कहा कि उस वक्त ये विधेयक था, कानून नहीं था, कि हम इसको संसद में रखेंगे, तो प्रधानमंत्री को चाहिए था कि सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाएं। प्रधानमंत्री ने वो नहीं बुलाई, कुछ मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर ली, मगर बैठक नहीं बुलाई पूरी, जिस तरह से सारे और जब मैं सारे मुख्यमंत्रियों की बात करता हूँ तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करता हूँ और पौंडीचेरी के भी, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश है, इनके पास लैंड ऑर्डर नहीं है, लेकिन तब भी मैं कहता हूँ इनको भी शामिल करूँ। ऐसा नहीं हुआ। अब 143 संविधान में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट हैव पावर टू कंसल्ट हुम सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करे। ये संविधान उनको अधिकार दे रहा है। क्या राष्ट्रपति जी ने संविधान दस्तखत करने पहले सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट किया? ये बात मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूं। अब सवाल ये, अब क्या किया जाए? इस धरने को इतना समय गुजर गया। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी गाड़ी के 4 पहिए, एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम। ये 4 पहियों की गाड़ी गई कहाँ? ये जो है यहाँ जो सिंधु बॉर्डर जो है, यहाँ क्यों नहीं आ रही? तो अब क्या किया जाए? तो मैं आपको बता दूं, ये जो भारत का संविधान है, इसका तो पहले ही कदम गलत रखा गया। इस संविधान पर लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। जो बरतानिया की मलका ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू को ये शब्द इतने अच्छे लगे कि उन्होंने कहा यही लिख दो, क्योंकि बरतानिया की मलका ने कहा है इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें आज तक इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत सारे राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का संघ है, आज तक नहीं लिखा गया। दूसरी बात, इस संविधान में कहीं इंडिपेंडेंट रिपब्लिक नहीं लिखा।
हम इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र गणराज्य इस पूरे संविधान में कहीं नहीं लिखा। आप उद्देशिका देख लिए, ये पूरा संविधान 1 से लेके 395 तक देख लीजिए। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 84 ਵਾਪਰਦਾ, ਨਵੰਬਰ 84 ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਹੀ नहीं ਜਾਂਦੀ? देखिए, डेमोक्रेसी की आप जब बात करते हैं तो फिर ये संविधान ही आ जाता है, और इसका पहला ही कदम जो है, जवाहरलाल नेहरू ने जो अंग्रेजों के ज़माने में जमींदार थे, किसानों का शोषण कर रहे थे, उनको भूमिदार बना दिया। आज आप यकीन नहीं करेंगे, आज गौतम अंबानी की जो आमदनी 2019 से 220 केवल एक साल में 174% से ज़्यादा बढ़ गई। मुकेश अंबानी की जो संपत्ति थी 30% से ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, भाई राधा किशन थे, उनकी 50% से ज़्यादा बढ़ गई। अब ये जो लिखा गया है, जैसा भ्रम फैला जा रहा है कि ये जब से बनी थी तब से फैली इनकम हुई है, ऐसे नहीं है। 2019 से 2020 में गौतम अंबानी जो हमारे उद्योगपति हैं, उनकी धनराशि 174% से ज़्यादा बढ़ी है। मुकेश अंबानी की 30% से ज़्यादा बढ़ी है। राधा किशन की 50% से ज़्यादा बढ़ी है। अब सवाल क्या, ये क्यों बढ़ी? अंग्रेज़ों ने मेड इन इंडिया का, ये सरकार ने मेक इन इंडिया कर दिया, जवाहरलाल नेहरू ने भी और सरकार ने भी। अच्छा, अब क्या है, अंग्रेज़ों के ज़माने में ज़मींदार थे जो किसानों का शोषण करते थे, जवाहरलाल नेहरू ने इनको भूमिदार बना दिया। वो भी आज अंग्रेज़ों का ज़माने में किसानों का शोषण करते, आज भी हो रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास जो विशेष अधिकार हैं, मैं अलमदार अब्बास प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा, ये संविधान, उन्होंने कहा है मैं इस संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, और जो कार्य मेरे पास आएगा मैं कोई पक्षपात यानी डिस्क्रिमिनेशन, जिसको तफरीक कहते हैं, यानी ऊंच नीच, जात, धर्म, भाषा, कुछ नहीं देखूंगा। मैं तो ईमानदारी इस संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। इस संविधान में आर्टिकल 14 अनुच्छेद लिखा है, आर्टिकल इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं। जब कानून के सामने सब बराबर हैं, तो ऐसा कानून जो देश की 80 और 85 जनता के खिलाफ जा रहा है, आप इसको वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? तो हम कहेंगे प्रधानमंत्री आपके पास विशेष अधिकार हैं, आप इसे कर लें। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जो 2021 और 22 का जो केंद्र सरकार का बजट 1 फरवरी को आ रहा है, तो केंद्र सरकार मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर इंडिया करे। दिल्ली का जो चांदनी चौक है वो चाइना चौक बन गया है, उसमें उसको भारत चौक बनाए। हमारी कृषि और उद्योग, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाए और कॉस्ट वैल्यू डिक्रीज करे, और हमारी निर्यात और आयात की जो पॉलिसी है उसकी पूरी समीक्षा करे, इसमें एक संतुलन लेके आए। और सबसे बड़ी मैं बात कहना चाहता हूँ कि आज विश्व बैंक का जो हमारे भारत के ऊपर कर्जा है, सरकारी आंकड़ा है, 1776 मिलियन अमेरिका का डॉलर है। वो $1 हमारे कम से कम 70 और 75 और 80 रुपए तक पहुंच जाता है। यानी इतना बड़ा कर्जा देश के ऊपर है, जो कि कोरोना से ज़्यादा खतरनाक बीमारी हमारे देश के ऊपर विदेशों का कर्जा है। और इस कर्जे को अदा करने के लिए सरकार कर्जा ले रही है, और असली रकम जो है जूं की तू है, वो 5-6 साल में दुगनी या इससे भी अधिक हो जाएगी। तो हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी, क्या वजह है आज जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP घट रहा है, और गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़ रही है, और क्या वजह है जो और एक बात और बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात यह, देखिए जिस सरकार में वित्तीय घाटा और राजस्व घाटा होगा, रेवेन्यू डिफिसिट और फिस्कल डिफिसिट होगा, वो सरकार महंगाई नहीं रोक सकती। और उस सरकार को अर्थव्यवस्था, कोई भी वित्त मंत्री, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर बजट बनाए, वो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी, आपकी गलती नहीं है, ये व्यवस्था की गलती है, और ये जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से गलत चल रही है। और जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रधानमंत्री बने 1935 के संविधान पे बने, इस संविधान पे तो प्रधानमंत्री उन्होंने शपथ ही नहीं ली। ये प्रधान तो
यह संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली 1946 में। यानी 1946 से लेके 1952 तक जवाहरलाल नेहरू किस संविधान पे प्रधानमंत्री रहे? 1935 के संविधान पर। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से नई दिल्ली पुरानी दिल्ली है, एक नई संविधान सभा बनना चाहिए, इस संविधान की पूरी समीक्षा करना चाहिए। आर्टिकल जो कि हमारा शेड्यूल 7 उसमें आर्टिकल 240 के तहत जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है, कृषि जो है वो राज्य की सूची में आता है। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे पास है आर्टिकल 7वें शेड्यूल से, तो हम इसको लागू करेंगे। केंद्र सरकार ने इसको लागू किया, लेकिन केंद्र सरकार ने कृषि मंत्रियों की, प्रदेश के कृषि मंत्रियों की बैठक नहीं बुलाई, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बैठक नहीं बुलाई। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से क्यों कहूँगा कि अपने विशेष अधिकार का इस संविधान के अनुसार प्रयोग करें। अलमदार अब्बास, मैं प्रधानमंत्री से कहूँगा कि इन तीनों कानूनों को वापस ले लें। जय हिंद, जय भारत। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੋਲਕਾਤੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਪਥ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ 35 ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਕੱਟ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਾ, ਔਨ 에ਅਰ ਚੈਨਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।